नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं 18 न्यूज़ स्वदेश पर हमारा खास शो कंज्यूमर इज किंग। आजकल दोस्त को पैसे भेजने से लेकर मोबाइल रिचार्ज करने और ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर कैब का किराया देने तक हर जगह ज्यादातर यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल होता है। हमारे देश में नोटबंदी के दौरान लोगों ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और भीम ऐप जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। वहीं कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी लोगों ने संक्रमण से बचने के लिए डिजिटल पेमेंट पर ही भरोसा जताया है। रिजल्ट, देश में डिजिटल पेमेंट का ग्राफ बीते 5 सालों में 5.5% तक बढ़ चुका है। आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के दौरान नवंबर 2020 में यूपीआई के जरिए 3 लाख से कुछ ज्यादा करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डिजिटल पेमेंट के इस कदम से डिजिटल इकोनॉमी के सपने को बल मिला है और आज आरबीआई ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। देश में रिटेल, डायरेक्ट और आईपीओ के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उम्मीद है कि ऐसा करने से फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। खैर, क्या है आरबीआई के इस कदम के मायने और क्या जितनी उम्मीदें और अच्छाइयां इस फैसले से नजर आ रही हैं, सब उतना ही क्या वाकई अच्छा है? इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म में एक कंज्यूमर के तौर पर आपको क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, इन सभी बातों पर आज इस शो में होगी खास चर्चा। खास चर्चा में मेरे साथ हैं 4 खास मेहमान भी। स्वागत करना चाहती हूं अश्विनी ग्रोवर, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं भारत पे के। इसके अलावा हमारे साथ है ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल, जो कि टेलीकॉम एक्सपर्ट है। हमारे साथ है रितेश भाटिया, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और साइबर सिक्योरिटी के। और साथ ही हमारे चौथे गेस्ट हैं आशुतोष खजूरिया, जो कि ईडी और सीएफओ हैं फेडरल बैंक के। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। शुरुआत में करना चाहूंगी अश्मीर से। अश्मीर, हमें ये बताएं कि यूपीआई को लेकर कई सारे आज बातें कही गई हैं आरबीआई की तरफ से, लेकिन एक अहम बात जो कि चर्चा में है और जो कि काफ़ी मायने भी रखती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल मार्केट में रिटेल जो हमारे निवेशक हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। 2 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बड़े कदम को आखिर आप कैसे देखते हैं? अभी अगर आप देखेंगे, दिन की 14 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई पे होती हैं। 130 करोड़ की जनता है, तो हर 10 लोगों पे एक ट्रांजैक्शन दिन की हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ी चीज है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इवेंचुअली यूपीआई सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, और जितना वैल्यू, जितने करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन इस नेटवर्क पे होती है, दोनों से। ऑलराइट, चलिए अश्नीर, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हमारे बाकी के मेहमान भी हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो उनसे भी एक एक राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग हो जाए। रितेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। रितेश, किस तरह से हमें आरबीआई के बयानों को समझना चाहिए यूपीआई को लेकर? उससे पहले मुझे थोड़ा सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट्स के लिहाज से, उसके बारे में जानना है। इतने सारे वॉलेट्स हैं आज की तारीख में और हम डिजिटल इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आगे बढ़े उसके साथ साथ जो इसके साइड इफेक्ट्स है ना, उसको भी दुरुस्त करना, पहचानना बहुत जरूरी है। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर मैं आपसे सिचुएशन, जमीनी हकीकत समझना चाहूं तो वो कैसी है फिलहाल? तो कविता, अगर आप मुझसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पूछेंगे तो आई थिंक एनपीसीआई ने जो बनाया है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका हमको एज सच कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कि हमारे पैसे इधर उधर कहीं पे हो जाएंगे, या तो कहीं पे बीच में कुछ पर्टिकुलर फ्रॉड हो गया। जो फ्रॉड होएगा वो हमारे ही फोन से, हमारे इंटरफेस के थ्रू ही हो सकता है। वहां पे ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रॉड होने के चांसेस मतलब बहुत एक हिसाब से मैं बोलूँ तो नामुमकिन टाइप है। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हो सकता है तो अगर वो पर्टिकुलर कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हुआ तो एक थोड़ा बहुत, जैसे मैं बोल सकता हूँ, डाउन टाइम हो सकता है। बाकी एज अ यूजर, एज अ कंज्यूमर हमें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कविता, ये जितनी भी डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं,
वॉलेट्स के लिहाज से मैं समझना चाहूँ और मनी पेमेंट ऐप्स के लिहाज से मैं समझना चाहूँ तो एक बाढ़ सी आ गई है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी अपने सवाल में कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन क्या वाकई हमें इतने वॉलेट्स की ज़रूरत है, इतने पेमेंट मैकेनिज्म्स की ज़रूरत है? मैं आपसे सभी राउंड ऑफ क्वेश्चंस अभी कर रही हूँ बिकॉज हमारे मेहमान जुड़ ही रहे हैं हमसे बाकी के, लेकिन फिर भी जो ज़रूरत होती है वो कितने वॉलेट्स की होती है रितेश? मेरे हिसाब से पर्सनली हर किसी ने ना एक या मैक्सिमम 2 रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे और वॉलेट्स रख के मतलब नहीं है। हो क्या रहा है अभी, जैसे एज अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर मेरे पास इतने केसेस आते हैं, कोई लोग जो एक पर्टिकुलर वॉलेट में कंफर्टेबल है वो दूसरे वॉलेट का कैशबैक सुन के या तो कुछ लालच सुन के वो लोग फिर वो सेकंड वॉलेट ट्राई करते हैं। अभी उनको अगर पूरी तरह से वो वॉलेट यूज करने आता नहीं है, हालांकि वॉलेट्स में इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, क्योंकि गोल्डन रूल जो है वो मेरे को लगता है काफी लोग समझ नहीं पाते। और वो गोल्डन रूल एक ही है कि पैसा जब आपको मिल रहा है तो आपने अपना पिन एंटर नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जहां लोग या तो वो अपने एसएमएस को फॉरवर्ड कर देते हैं किसी के बहकावा में आके, और वो क्या हो जाता है फिर वो दूसरे वॉलेट में वो जाके, मतलब जो फ्रॉडस्टर है उसके वॉलेट में आपका जो यूपीआई वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके लिए हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। आप एक या मैक्सिमम 2, जैसे मैंने कोई थर्ड वॉलेट रखा नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ 2 वॉलेट्स रखे। कुछ तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन रितेश के पास हम जाएं और बाकी की समीकरण को समझें। हम बता देते हैं यहाँ पर क्या क्या आरबीआई ने आज कहा है अपने यूपीआई को लेकर प्लानिंग में। एक अगर हम डेटा की बात देखें तो जितने भी ट्रांजैक्शन अब तक होते आए हैं, जो 50% ट्रांजैक्शन है यूपीआई में, दरअसल वो 200 रुपए से कम के हैं। और इसीलिए भी आरबीआई का मकसद बस यही है कि यूपीआई को जितना हो सके टियर 2, टियर 3 और गाँव कस्बों तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए आरबीआई का भी मकसद यहां पर यह है कि फीचर फोन्स के जरिए ये काम किया जाए। फीचर फोन्स के जरिए, क्योंकि फीचर फोन्स हमारे देश में काफी तादाद में लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए फीचर फोन्स में यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने के जरिए एक माध्यम बन जाएगा जहां पर हम छोटे ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को भी शामिल कर पाएंगे। रितेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, आपकी जो बात थी आप शायद कंटिन्यू करना चाहेंगे। नहीं कविता, मैं उतना ही कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा आप मतलब मैक्सिमम 2 वॉलेट से रखिए, और उस पर्टिकुलर एक वॉलेट जो है जिससे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है उस पे ही ज्यादा डिपेंडेंट रहिए। सेकंड वन शुड बी मोर लाइक एक जैसे आपका बैकअप वॉलेट काइंड ऑफ हो गया है, तो जस्ट स्टिक टू लाइक काइंड ऑफ एनी वन वॉलेट, और बहुत ज्यादा कैशबैक के पीछे मत जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 रुपए और 2 रुपए के पीछे आपके लाखों रुपए चले जाए। अच्छा रितेश, एक चीज जो मुझे समझनी है, देखिए जो डेटा सामने आए हैं ट्रांजैक्शन डेटा एनालिसिस के मुताबिक 50% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई में जो होते हैं ना वो 200 रुपए से कम के हैं। लेकिन अब जो है लिमिट एक तरह से बढ़ा दी है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ानी है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। एक तौर पर देखा जाए तो ये फैसला ठीक है, लेकिन क्या वाकई हमारा जो डिजिटल पेमेंट का सेटअप है वो इतना अच्छा है कि हम इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर सके? जैसे कि यहाँ पर आईपीओ में आप अर्जी लगा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, रिटेल डायरेक्ट स्कीम में आप यूपीआई के जरिए भागीदारी ले पाएंगे, आप पैसे डाल पाएंगे। आपको लगता है कि हम ग्लोबल तर्ज पर इस मामले में पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं? क्वेश्चन किसके लिए कविता? रितेश, आपसे पूछ रही हूं मैं जी। तो आई थिंक यस, क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर हमारा, मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि एज एन इंडियन ये हमारा एक बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेंशन है, तो ये ग्लोबली भी जा सकता है। और इसके अंदर क्योंकि आपने देखा होगा कि ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि यूपीआई है, इसके अंदर ज्यादा कुछ भी और किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। खाली हाँ एक है कि रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरफेसेस ऐसे, बहुत सारे बैंक्स अभी इसका जोड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बाकी भी जो लोग इसके अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा रेगुलेशंस बहुत अच्छा होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिड्रेसल सिस्टम है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है कविता, दैट नीड्स टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग। वहां पे हम काफी मतलब पीछे हैं, मैं आपको बताऊं तो। ऑलराइट, अशनीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अशनीर, आपसे बात करते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात जो हो रही है, उसके चार्जेस को लेकर, बढ़ाने को लेकर डिस्कशन पेपर भी यहाँ पे जारी किया गया है। इस दिशा में ये कदम अगर आ जाता है तो आप इसे कैसे देखते हैं?
मेरी तो इसमें हमेशा से एक ही राय रही है कि आपको ये सारे चार्जेस जीरो करने पड़ेंगे। कैश का आप महत्व समझिए। अगर आप किसी को 100 रुपए का नोट दे रहे हैं तो उसको 99 रुपए नहीं मिलते, उसको 100 रुपए का नोट ही मिलता है उसके हाथ में। तो कोई मोड ऑफ पेमेंट में भी वो चीज होनी जरूरी है। यूपीआई ने वो अचीव कर ली। यूपीआई पे एमडीआर जीरो है। अगर आप 100 रुपए देते हैं तो दुकानदार को भी 100 रुपए ही मिलते हैं। अगर अपने दोस्त को 100 रुपए भेजते हैं तो उसको भी 100 रुपए ही मिलते हैं। इसी कारण से यूपीआई इतना बड़ा हुआ है कि वो आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। बाकी मोड्स ऑफ पेमेंट में अभी भी लोग और बैंक्स कुछ पैसे कमाने का की चाह लगा के बैठे हैं कि क्या पता 58 बन जाए, 54 बन जाए, 1 रुपया बन जाए हर ट्रांजैक्शन पे। वो उससे नहीं होने वाला है। तो मेरे को लगता है अभी इतने प्लेयर्स हैं मार्केट में और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है कि समय आ गया है कि सरकार एमडीआर जीरो कर दे। कार्ड की ट्रांजैक्शन पे भी, नेफ्ट पे भी, आरटीजीएस पे भी, किसी भी मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट पे सेम चार्ज होना चाहिए जो कि है 0, 0। एक बार ही वो हो जाता है तो आपका अडॉप्शन इतने अलग लेवल पे पहुंच जाएगा डिजिटल का। उससे दो चीजें होंगी। एक, आपकी जो क्रेडिट इकोनॉमी है वो पिकअप करेगी, बिकॉज बैंक्स को भी विजिबिलिटी होगी, फिनटेक्स को भी विजिबिलिटी होगी, एनबीएफसी को भी विजिबिलिटी होगी कि कोई कितना ट्रांजैक्ट कर रहा है, और उसके बेसिस पे उसको एक लोन अंडरराइट किया जा सकता है, क्रेडिट दिया जा सकता है। तो जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जो कि इकोनॉमी की सबसे फर्स्ट नीड है। दूसरी चीज, जितनी चीजें डिजिटाइज होती रहेंगी उतनी अकाउंटेबल होती रहेंगी, तो कोई चोरी नहीं होगी टैक्स की, और सरकार को टैक्स बहुत ही ज्यादा कलेक्ट कर पाएगी, जीएसटी भी और इनकम टैक्स भी। तो मेरे हिसाब से एमडीआर जीरो की मैं इच्छा कर रहा हूं कि जो ड्राफ्ट पेपर आएगा उसमें एमडीआर जीरो होगा। अगर हमसे सरकार पूछेगी तो हम तो बड़ा बड़ा शून्य लिख के भेजेंगे वापस। मेरे ख्याल से आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट की है, लेकिन हमारे बाकी के पैनलिस्टों का इसके बारे में क्या कहना है जान लेते हैं। मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं टेलीकॉम एक्सपर्ट विजेंद्र कुमार सिंघल और साथ ही फेडरल बैंक के ईडी और सीएफओ आशुतोष खजूरिया। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है कंज्यूमर रिस्क किंग पर। विजेंद्र कुमार जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, बात हो रही है यहाँ पर आरबीआई ने आज यूपीआई को लेकर तमाम जो बयान दिए हैं और कैसे एक रिटेल निवेशक और फाइनेंशियल मार्केट में इंक्लूजन बढ़ाने के लिहाज से ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई है और ट्रांजैक्शन लिमिट के चार्जेस को बढ़ाने के लिए या जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं ऑनलाइन उसके चार्जेस बढ़ाने को लेकर डिस्कशन पेपर भी जारी किया गया है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कही है वो है फीचर फोन्स में यूपीआई का शामिल होना। विजेंद्र जी, फीचर फोन्स हम जानते हैं कि गांव कस्बे और टियर 2 टियर 3 में खासतौर से अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्मार्टफोन तो लोग आजकल इस्तेमाल करें, लेकिन फीचर फोन्स की तादाद में ये अभी भी कम है। यूपीआई का फीचर फोन्स में आना कितना बड़ा क्रांतिकारी मूव होगा? देखिए, जो पावर इन दी हैंड्स ऑफ कंज्यूमर इज दी, आई वुड से दी की ingredient to increase the, let's say, the digital payments or cashless transactions. And whatever the RBI has done is path breaking, in my opinion. इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर स्मार्टफोन्स जो है वो प्रोलिफरेट करने हैं, तो देन इफ द स्मार्टफोन proliferation can be increased, then the volumes will increase, and possibly there could be a meeting point of a feature phone as well as a smartphone. However, having said that bringing it to a common man with a feature phone, what RBI has done is a great initiative. You're absolutely right that in the rural India, people still have only feature phones and not smartphones. So it has got to be now a double horsepower engine to see that the growth of the payments through UPI increases, and at the same time the proliferation of smartphone also, if takes off, would be an added advantage. So that's my view, that what RBI has done to provide a facility to a common person is indeed a game changer in the digital payment scenario.
बिल्कुल, बड़े पैमाने पे इसको अगर इंक्लूड करना होगा तो फीचर और स्मार्टफोन दोनों में ही इसका आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आशुतोष जी, आपसे मुझे समझना होगा, यूपीआई को आरबीआई बल देना चाहता है, एक बैंक के लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं? तमाम जो बयान आए हैं आज यूपीआई को लेकर, भले ही वो ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने को लेकर है, जहां पर 2 से 5 लाख रुपए अगर आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, रिटेल डायरेक्ट स्कीम में पैसे लगाना चाहते हैं, तो अब आप आईपीओ के जरिए ये कर पाएंगे। कितना बड़ा कदम है और कितना बढ़ावा और भागीदारी आप लोगों की बढ़ती हुई देखते हैं इस कदम की ओर? ये स्वागत योग्य है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरे ख्याल से चाहे वो मर्चेंट्स हों, चाहे वो इंडिविजुअल हो यानी व्यक्तिगत तौर पर, और या फिर बैंक हो, किसी को भी कैश हैंडल करने में बड़ी समस्या रहती है। कैश का रखरखाव, कैश का सॉर्टिंग करके अलग करके उसको हैंडल करना, उसको जमा करना, गिनना, फिर उसमें कोई जो है वो कोई जाली नोट तो नहीं, ये सारी चीजें जो है कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कैश का हैंडल करना बहुत ही एक कम्बरसम, बहुत ही एक दुरूह कार्य है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना डिजिटलाइजेशन होने के बाद भी इतना जो इसमें काम हो रहा है, और जितने एक विश्व स्तर का ये यूपीआई ने तो एक इसको एक आश्चर्य कहा जाए, अद्भुत कहा जाए, क्योंकि किसी भी समकालीन आपकी जो डेवलप्ड विकसित राष्ट्र की कोई भी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी ये इस तरह का इसका तुल्य अभी तक कोई प्रोडक्ट आया नहीं। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी ये एक टूल है यूपीआई जो एनपीसीआई ने रोल आउट किया है, और जिस तरह से सभी बैंक इसमें शामिल हुए हैं, पहले 26 और उसके बाद धीरे धीरे सभी शामिल हुए हैं। बैंकों को तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। अगर आप फीचर फोन पे करते हैं तो और भी अच्छी बात है, उतना और जो है आपको कैश से मुक्ति मिलेगी। अब रही बात इस बात की कि उसका क्या कॉस्ट होनी चाहिए, उसके लिए एक डिस्कशन पेपर आरबीआई फ्लोट कर रहा है। आज बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं रविशंकर जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात के ऊपर कहा कि हम ये डिस्कशन पेपर रोल आउट कर रहे हैं, और उसमें हर तरह के ये जो विचार हैं ये आएंगे, जो समस्याएं हैं या जो सुझाव हैं वो सारी चीजें आएंगी। एक बात हमें हमेशा सोचनी होगी कि अगर हम कोई भी इस तरह का तंत्र स्थापित कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां कॉस्ट भी रिकवर ना हो, क्योंकि अगर उसकी कोई कॉस्ट है उसमें फर्दर जो इनोवेशन है, फर्दर जो तरक्की है वो कहीं बाधित ना हो। क्योंकि अगर चाहे एनपीसीआई इसको रोल आउट कर रहा है तो चाहे एनपीसीआई का खर्च हो रहा है उसमें या जो भी कुछ हो रहा है, उनको उनकी लागत अगर नहीं मिलेगी तो उसमें फर्दर जो सुझाव होने हैं वो रुक जाएंगे। बैंकों को तो खैर उसमें किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं। आज भी यूपीआई में पूरी तरह से हमको उसमें कोई कहीं से बाधा नजर नहीं आती है। लेकिन जो भी वो सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं, जो भी इस तरह का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसके थ्रू ये सारा लेन देन होगा, कम से कम उनको एक उसमें लाभ दिखना चाहिए तो वो उसको रोल आउट करेंगे। जैसे आज शायद किसी ने किसी चैनल पे ये भी जिक्र किया था कि रुपे कार्ड्स का एक कारण ये हो गया है कि उसमें जो क्या बोलते हैं कमीशन या वो जो भी मतलब ये चार्जेस हैं वो बिल्कुल नहीं मिलने के कारण कई जगह उनकी स्वीकार्यता नहीं हो रही। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से हाँ, कई विदेशी जो कार्ड की कंपनीज हैं, वीजा है, मास्टर कार्ड है, ये सारे जो हैं वो निश्चित रूप से मतलब वो एक बहुत ज्यादा लाभ भी ना ले पाए। उसके तुल्य हमारे यहाँ भी उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस तरह उसको स्थापित कर सकें, उस तरह की टेक्नोलॉजी ला सकें। और सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा, सिक्योरिटी के सारे फीचर्स जो है उसमें पूरी तरह से उपलब्ध हों। ऐसा ना हो कि ट्रस्ट फैक्टर जो है, विश्वास का जो फैक्टर है, उसमें किसी प्रकार की क्षति आए सिक्योरिटी की कमी की वजह से। तो पूरी तरह से सिक्योर ट्रांजैक्शन पेमेंट हो। फीचर फोन में आने का मतलब है और लोगों की भागीदारी। ऑलरेडी जो ग्रोथ रेट है 3 गुना 300% के रफ्तार से जो है वो बढ़ रहा है। पिछले अगर आप 2 साल में कंपेयर करें तो कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड में ही देखें तो जो ट्रांजैक्शंस हैं यूपीआई की लगभग 3 गुनी हो गई हैं। ये बहुत ही स्वागत की बात है और इससे सभी जितने भी पक्ष हैं उसमें सबका लाभ है। ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। कैश डील करना बैंक्स के लिए एक बहुत एक चैलेंजिंग काम होता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम कोई चीज करते हैं तो बहुत सुगम रहेगा।
आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन आपके ही जवाब को आगे बढ़ाते हुए ब्रिजेंद्र जी, तमाम तरह के पेमेंट वॉलेट्स आज की तारीख में अवेलेबल हैं। यूपीआई में आपके मुताबिक, क्योंकि आप इंडस्ट्री वेटरन भी हैं, इतनी सख्ती से आपकी नज़र भी है इस पूरे सेक्टर पर, मुझे बताएं कि यूपीआई में ऐसी कौन सी आपको बात लगती है कि लोगों ने इसको इतनी जल्दी अपनाया और एक भरोसा है यूपीआई पे जिसके जरिए लेन देन बढ़ता है? देखिए, ऐसा है, भरोसा तो आता है इस्तेमाल करने से, और यूटिलिटी का फायदा क्या हो रहा है। जैसे अश्विनी जी ने कहा कि नोट गिनने में तकलीफ होती है, या नोट जाली है या सच्चा है, ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जैसे की क्वेश्चन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आप पेंडेमिक के व्यू से भी देखिए कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब करी, हम लोगों ने की, उस वक्त क्या था, इट वाज कैशलेस ट्रांजैक्शन। आपके चाहे रुपए से करिए, चाहे किसी और माध्यम से कीजिए, द ट्रांजैक्शंस आर ऑल कैशलेस एंड इट इज आल्सो स्टेटेड पॉलिसी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो कैशलेस सोसाइटी, डिजिटल, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, लाना चाहते हैं सिस्टम में। तो ये इसका उपयोग देखते हुए जो सक्सेस हुई है, वो इसकी यूटिलिटी देखते हुई हुई है। देखिए, उसका कारण क्या है। पहले शुरू में हम लोगों को ये घबराहट होती थी कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, या कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं होगी। अब लोगों ने देखा है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो रहे, गलत ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, और आप के पास अगर कैश नहीं भी है तब भी आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। सो मैं जो ये कहूँगा कि जो करा है आरबीआई ने, ये बड़ा उत्साह देने वाला एक स्टेप है कॉमन मैन के लिए और सभी के लिए, और फिर फाइनेंशियल लिमिट भी बढ़ा दी है। अब सवाल जो उठता है, जो मर्चेंट डिस्काउंट है, वो जीरो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज जो है ठीक नहीं रहती है मेरे व्यू से। इसलिए वो जरूर थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चार्ज होना चाहिए, ताकि हर एक को इंटरेस्ट हो कि ये बिजनेस है। और इसका दूसरा तरीका जो देखने का ये है कि जब वॉल्यूम्स बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन अगर कॉस्ट कम हो रही है तो वॉल्यूम्स विल टेक केयर। सो सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी है कि वॉल्यूम्स जो बढ़ेंगी उससे आपकी एफिशिएंसी, द स्केल ऑफ एफिशिएंसी विल इंक्रीज। सो देयरफॉर टू से कि ये मर्चेंट जो चार्जेस हैं वो हटा दिए जाएं, वो अप्रोच ठीक नहीं रहेगा। और हमें फिर इन्वेस्ट भी तो करना है कि हम जो यूपीआई है इसको बढ़ाना है। अभी तो पहला कदम एक किस्म से मैं कह सकता हूँ लिया है हम लोगों ने कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस। तो इसलिए जो मर्चेंट डिस्काउंट है या मर्चेंट चार्ज है वो रहना चाहिए। हाँ। और ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप जो आरबीआई ने लिया है, और फिर उसके ऊपर कंसल्टेशन भी निकाल रहे हैं ताकि अगर और भी कोई सजेशंस हैं वो दी जा सकती हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि हुआ है, और कॉमन मैन के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें कुछ एहतियात भी बरतने होंगे। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं फीचर फोन्स की, रितेश मैं आपके पास आना चाहूंगी, और आशुतोष जी ने जिन बातों को पॉइंट आउट भी किया, हाईलाइट भी किया कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं गांव कस्बों में भी यूपीआई के इस्तेमाल होने की। तो किस तरह का एहतियात हमें बरतने चाहिए, और कितनी समझदारी से न सिर्फ यूपीआई बल्कि तमाम डिजिटल पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए? जी कविता, अभी इसके अंदर ना पहले हमें ये समझना पड़ेगा, वेदर भले वो फीचर फोन हो या स्मार्टफोन हो,
जो यूपीआई हैंडल है आप पहले उस पे जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि कैसे था आपको कोई एक पर्टिकुलर आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं करे लेकिन आप यूपीआई हैंडल जैसे टाइप करें, जैसे वो पीएम केयर्स फंड था जब कोरोना का टाइम आया था, तो किसी ने पीएम केयर फंड ऐड किया, किसी ने एस डाल दिया, किसी ने एक पर्टिकुलर अल्फाबेट एक्स्ट्रा लगा डाला, तो ये चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज ये है, जैसे मैं आपके शो पे पहले भी बताया कि वो गोल्डन रूल याद रखिए कि पैसा लेने के लिए आपको पिन नहीं डालना पड़ता, और ये चीज जो है वो चीख चीख के गवर्नमेंट ने भी बतानी चाहिए, हर किसी ने बताना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में भी अगर आप रोज फ्रॉड्स के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये लिखा रहेगा कि यूपीआई के थ्रू एक रिक्वेस्ट आया था और उन्होंने पिन एंटर किया है। टू रिसीव मनी यू डोंट हैव टू एंटर अ पिन, तो पैसा आने के लिए आपको पिन नहीं डालना है। सॉरी मैं ये चौथी बार कह रहा हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है कहने को। थर्डली ये होता है कि आप जब कोई शॉप में जाते हैं, क्यूआर कोड रहता है, आप स्कैन करते हो उसको, प्लीज आप उस शॉपकीपर को प्लीज पूछिए कि यही जगह पे करना है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जहाँ पे जो ओनर है उसने एक स्टिकर लगाया है और अंदर के एम्प्लॉय ने या तो कोई थर्ड पार्टी ने अपना ऊपर स्टिकर लगा डाला है, क्योंकि वो लोग कुछ मार्किंग नहीं करते हैं। तो ऑलवेज आस्क, क्योंकि अगर आपने पूछ लिया तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लास्टली, कोई भी अगर आपको एसएमएस आता है, वो बोलते हैं आप इस नंबर पे फॉरवर्ड कीजिए, वो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उससे आपका जो यूपीआई है वो और किधर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड सॉरी, वन फिफ्थ थिंग कि कोई भी आपको जैसे कोई गूगल फॉर्म मिल गया, वहां पे कोई भी यूपीआई अपना हैंडल और पिन मत दीजिए। हाँ, ऑलराइट, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यही है कि आपको एहतियात तो बरतनी ही है, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी को बल देने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए यूपीआई को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। आपको बस करना इतना है कि इसका इस्तेमाल समझदारी से करें। शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।